हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल जॉब्स न्यूज़ बाय वीके पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हम किसी भी सीरीज़ को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, एपी कब कहेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास कुछ सीरीज़ होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी ट्रम्स होती हैं। ट्रम के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हम सीरीज़ के बारे में समझते हैं। सीरीज़ क्या होती है भाई? हमारे पास नंबर्स का एक कलेक्शन होता है जिसके एक अरेंजमेंट की जाती है। उस अरेंजमेंट के अंदर बहुत सारी ट्रम्स होती हैं। अब हम उस सीरीज़ को एपी कब कहेंगे? तो किसी भी सीरीज़ को एपी कहने के लिए क्या होना चाहिए? तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, और जो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक डिफरेंस जो कि इक्वल रहता है कांस्टेंट नंबर के जुड़ने के बाद मिलती है। तो अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझना चाहें तो क्या होगी भाई? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term is called an AP। इसका मतलब ये है कि केवल पहली टर्म को छोड़ करके अगर आपको किसी सीरीज़ में आगे की टर्म्स प्राप्त करनी है तो पीछे वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करना होगा, जिससे हमें आगे की टर्म मिलेगी, नेक्स्ट टर्म मिलेगी, और इस प्रकार से जो सीरीज़ बनेगी वो हमारी एपी कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। अब हमने बात की थी कि ट्रम क्या होती है, तो चलिए ट्रम के बारे में देख लेते हैं। ट्रम का मतलब क्या है? इसमें जो भी हमने वो सीरीज़ देखी है उस सीरीज़ के प्रत्येक नंबर को हम ट्रम का नाम देते हैं। ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए ट्रम। मतलब जो हमने सीरीज़ की एक लिस्ट देखी थी उसके अंदर जो जो नंबर आए हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ट्रम कहलाएंगे। और ट्रम को हम ए से डिनोट करते हैं बच्चे। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम क्या कह सकते हैं? A1 भी कह सकते हैं। आगे चलिए, आगे क्या है अभी आगे देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारी पहली टर्म होगी उसको हम ए भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि हमारी दूसरी टर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम A2 कहेंगे। जो हमारी तीसरी टर्म होगी उसको क्या कहेंगे भाई? A3 कहेंगे। और इस प्रकार से चलते चलते जो हमारी लास्ट टर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे भाई? AN कहेंगे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो हमने उस सीरीज़ के अंदर एक फ़िक्स नंबर की बात की थी उस फिक्स नंबर को ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। चलिए कॉमन डिफरेंस को की डेफिनेशन समझ लेते हैं। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये कहता है कि जिस फिक्स नंबर की हमने बात की थी उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि अब हमने इस कॉमन डिफरेंस की बात की है, इस कॉमन डिफरेंस को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं कि हमने जो पहली टर्म की बात की थी वो हमने क्या लिखी है? A1 लिखी है। दूसरी टर्म हम क्या कहेंगे? A2 कहेंगे। तीसरी टर्म हम क्या कहेंगे? A3 कहेंगे। चौथी टर्म की मैं बात करूं तो चौथी टर्म क्या हो गई? A4 होगी भाई। ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि मुझे A1 मेरी पहली टर्म है, अगर मुझे मेरी सेकंड टर्म प्राप्त करनी है तो मुझे इसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा? एक फिक्स नंबर जोड़ना पड़ेगा, और वो फिक्स नंबर मैंने मान लिया है क्या है? D। तो मुझे A2 प्राप्त करने के लिए क्या लिखना होगा? A1 प्लस में D। आगे देखो, अगर मुझे तीसरी टर्म प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? A2 के अंदर फिर से वो फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा।
तो क्या मैं लिख सकता हूँ A2 प्लस में D। और अगर मुझे चौथी टर्म प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा कि A3 के अंदर फिर से क्या ऐड करना पड़ेगा, D को ऐड करना पड़ेगा। आगे देखो, ये तो मेरी क्या हो गई, पहली टर्म हो गई, ये मेरी दूसरी टर्म हो गई, ये मेरी तीसरी टर्म है। अब ये देखो कि हमने A2 की जगह क्या लिखा है, A1 प्लस में D। तो क्या मैं इस A2 की जगह A1 प्लस में D, और ये प्लस में D है ही, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ A1 प्लस में D प्लस में D कितना हो गया, 2D। तो मेरा जो तीसरी टर्म है A3, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ A1 प्लस में 2D। इसी प्रकार से हम चौथी टर्म को देखेंगे, A3 प्लस में D। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में 2D प्लस में D। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगी, A प्लस में 2 प्लस 1 3D। तो मेरे इस प्रकार से जो चौथी टर्म होगी वो क्या आ गई भाई, A प्लस में 3D। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि अब हमें ये कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है उसमें से हमें प्रीवियस टर्म को घटा देना है। तो क्या मैं कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से डिनोट करते हैं इसके लिए लिख सकता हूँ कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में चलते हैं, वहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो D मेरा क्या होगा अभी देखो, नेक्स्ट टर्म मैंने मान ली है मेरी पहली टर्म A1 है, दूसरी टर्म A2 है, तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म मेरी कौन सी होगी, A2 माइनस A1, और ये किसके बराबर होना चाहिए, इससे आगे वाली टर्म कौन सी होगी, A3, और कौन सी घटानी पड़ेगी, उससे पीछे वाली माइनस A2। अगर ये दोनों कंडीशन में हमारा D की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होगा, और जहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर होता है तो उस सीरीज़ को हम AP कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास D की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला वो क्या बना भाई, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला कीवर्ड हमारा है A, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं। ये हमारी पहली टर्म होती है। उसके बाद A2 A3 ये हमारी सेकेंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म। इसी प्रकार से मुझे अगर किसी AP की लास्ट टर्म लिखनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, AN क्या हुई, nth टर्म होगी, लास्ट टर्म होगी। तो इसके लिए फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है A1 प्लस में N माइनस 1 इंटू D। ये मेरा क्या होता है अभी, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। तो सभी बच्चे इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ये मेरा फॉर्मूला होगा भाई इसका लास्ट टर्म का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो लास्ट टर्म होती है उसको हम AN भी कह सकते हैं और L से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम, जो हमारी टर्म्स आई हैं, टोटल टर्म्स आई हैं, इन टर्म्स का सम निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। हम उन फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। तो S से हम डिनोट करते हैं टोटल सम, और किसका, टोटल नंबर्स का। तो कितने नंबर होंगे, n नंबर होंगे, हमें नहीं पता है कितने होंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू D इंटू D और ब्रैकेट में क्लोज। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, SN इज इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू, ये यहाँ पे हम
इसको अलग अलग लिख लेंगे, ए प्लस में ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू ए प्लस में, आगे की जो टर्म बन रही मेरी ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो कि किसका था, nth टर्म का था। और nth टर्म को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, लास्ट टर्म भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक की बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई हो तो हम आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। अब हम अपनी पहली एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। पहली एक्सरसाइज में देखो भाई क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन कहाँ गए भाई। तो देखो भाई बच्चों, हमारा जो पहली एक्सरसाइज है 5.1, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये कह रहा है कि जो नीचे की सिचुएशंस कंडीशंस दे रखी हैं, क्या इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या ये एक एपी बनेंगी, और एपी बनेंगी तो क्यों बनेंगी, इसका हमें आंसर देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर दैट ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज 50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कहता है कि एक टैक्सी वाला है, वो एक फ़िक्स चार्ज लेता है 15 रुपये पहले किलोमीटर का, और आगे के किलोमीटर्स का वो किराया लेता है 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो मान लेते हैं कि पहले किलोमीटर का किराया कितना हो गया भाई, 15 रुपये हो गया है। दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपये दूसरे किलोमीटर का हो जाएगा, तो उसके अंदर 8 ऐड कर दो, कितना हो गया भाई 23। तीसरे किलोमीटर का कितना हो जाएगा भाई, देखो अब ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये बढ़ रहा है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर का हो जाएगा भाई 8 और ऐड करोगे तो 31। चौथे किलोमीटर का कितना हो जाएगा भाई, 8 और ऐड करोगे तो 39। ठीक है, अब ये देखो कि क्या ये एक एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है उसमें से उसकी प्रीवियस टर्म को घटाना पड़ेगा। जब मैं 23 में से 8 को, ये 15 को माइनस करूँगा तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा भाई 8। अगर मैं तीसरी टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। अब भी कितना आ रहा है 8, मीन्स इसका कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो ये कंडीशन बन रही है ये एक एपी बन। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ये कह रहा है कि
एयर से भरा हुआ एक सिलेंडर है, उसके अंदर से एक बार में उसका 1/4 हिस्सा एयर बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से जो ये कंडीशन बनेगी, क्या वो एपी के अंदर होगी? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मान लो, हम मान लेते हैं कि उस सिलेंडर के अंदर टोटल एयर कितनी भरी हुई है भाई? 1 भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? 1 है। अगर मैं इसका 1/4 बाहर निकाल देता हूँ तो इसके अंदर कितनी शेष रह जाएगी? पहली टर्म मीन्स इसके अंदर जो टोटल एयर भरी हुई है वो कितनी है? 1। ठीक है। अब हम इसकी दूसरी टर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर से 1/4 एयर को हम बाहर निकाल देंगे तो कितनी रिमेनिंग एयर उसके अंदर रह जाएगी? तो इसके अंदर से 1/4 माइनस कर दो। जब आप 1/4 माइनस करोगे तो 1 के नीचे भी क्या है? 1 है। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 4। 1 से डिवाइड करोगे तो 4 पे, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 4, माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3/4। तो हमारे पास रिमेनिंग एयर कितनी रह गई भाई? 3/4। ठीक है। अब फिर से जब इसके अंदर से एयर निकाली जाएगी तो जो बची हुई एयर है उसका 1/4 हिस्सा फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब देखो भाई, हमारे पास बची हुई एयर कितनी है? 3/4। और इसका क्या किया जाएगा? 1/4 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो 3/4 एयर का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा? इंटू में 1/4 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3/16। मतलब जो हमारी रिमेनिंग एयर है 3/4 पार्ट, उसमें से 3/16 पार्ट बाहर निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो आगे हमारे पास बची हुई थी 3/4, इसके अंदर से हमें इसका 1/4 हिस्सा क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 3/16 पार्ट इसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा। जब हम इसके अंदर से 3/16 पार्ट माइनस करेंगे तो नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे, और 4 पे जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 12, माइनस 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब जब 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9/16। तो हमारे पास फिर से रिमेनिंग एयर कितनी रह गई है? 9/16। तो इस प्रकार से मैं अगर इन सभी टर्म्स को लिखूं तो स्टार्टिंग में मेरे पास एयर थी 1, जैसे ही मैंने उसका 1/4 हिस्सा घटाया तो मेरे पास रिमेनिंग एयर कितनी रह गई है? 3/4। उसके बाद फिर से मैंने जब इसका रिमेनिंग जो एयर मेरी थी उसका 1/4 हिस्सा मैंने घटाया तो फिर से हमारे पास कितनी एयर रह गई है? 9/16। अब क्या तुम्हें ये एक एपी नज़र आ रही है? अगर हमें इसको चेक करना है कि एक एपी है या नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना पड़ेगा। तो 3/4 माइनस 1 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा भाई? एलसीएम लोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3। उसके बाद इसके नीचे क्या है? 1 से डिवाइड करोगे तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -4। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? यहाँ से माइनस का 1/4। मैं एक बार और आगे और चेक कर लेता हूँ क्या इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटानी पड़ेगी। तो 9/16 माइनस 3/4, मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना हो गया भाई? 16। 1 से डिवाइड करूँगा, सॉरी ये 16 है भाई, 16 है। तो जैसे ही मैं 16 को 16 से डिवाइड करूँगा तो 1 पे जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 4, माइनस यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा तो 16 को कितने पे जाएगा? 4 पे, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा? 4 3 12। जब मैं 12 में से 4 को घटाऊँगा तो कितना बचेगा? 8/16,
और जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/4। और आगे फिर से डिवाइड करूँगा तो 1/2। तो क्या मेरा कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है? तो मेरा कॉमन डिफरेंस यहाँ से इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, एक एपी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it costs 150 rupees for the first meter and rise by 50 rupees for each subsequent meter। ये कह रहा है कि एक कुआं खुदवाया जा रहा है और कुएं को खुदवाने की जो कॉस्ट है वो पहले मीटर के लिए 150 रुपये है और आगे के मीटर के लिए प्रत्येक बार 50 रुपये बढ़ जाती है। प्रत्येक मीटर के लिए कितनी हो जाती है, 50 रुपये बढ़ जाती है। तो यहाँ पे फिर से हम एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब देखो भाई, पहला मीटर जब खुदाई होगी तो उसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, उसकी कॉस्ट रहने वाली है 150 रुपीज़। अभी कह रहा है कि जब हम दूसरे मीटर की खुदाई करवाएंगे तो उसके अंदर वो जो कॉस्ट है उसकी वो 50 रुपये से बढ़ जाएगी। तो जब इसको 50 रुपये से बढ़ा देंगे तो दूसरे मीटर की खुदाई के लिए कितना खर्च देना पड़ेगा हमें, 200 रुपये। जैसे ही तीसरे मीटर की बात आएगी तो फिर से उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी बढ़ जाएगी, 50 रुपये बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा भाई, 300 रुपये। और इससे आगे की बात करेंगे तो फिर चौथे मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 350 रुपये। अब ये देखो भाई, क्या ये एक एपी बन रही है? तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना पड़ेगा और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाना पड़ेगा। जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 50। और यहाँ पे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 50। कॉमन डिफरेंस हर कंडीशन में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। ठीक है, आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये कह रहा है कि एक बैंक खाते में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए गए हैं, तो प्रत्येक साल 8% की ब्याज की दर से, और ब्याज की दर कैसी है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, मीन्स ब्याज का ब्याज लगता है। तो ये कह रहा है कि जो उसके खाते में हर वर्ष ब्याज जमा हो रहा है, क्या वो एक एपी की फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो भाई, मान लेते हैं कि जो हमारा पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा भी, 8% के हिसाब से। पहले वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 8% के हिसाब से 8,000 रुपये। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 800 रुपये हो जाएगा, पहले वर्ष का 800 रुपये। तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 10,800। देखो 10,000 उसने डिपॉजिट करवाए थे, पहले साल का जब उसको ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 800 रुपये। तो उसके पास टोटल पैसे कितने हो जाएंगे उसके अकाउंट में, 10,800 रुपये। ठीक है भाई, अब जब नेक्स्ट ईयर ब्याज उसको मिलेगा तो 10,000 पे नहीं, 10,800 रुपये में मिलेगा। और जब 10,800 रुपये पे 8% के हिसाब से ब्याज निकाला जाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, अमाउंट कितनी हो जाएगी। देखो, जब 10,800 रुपये पे 8% के हिसाब से ब्याज निकाला जाएगा तो ब्याज आपका 864 रुपये हो जाएगा। जब इसके अंदर 864 रुपये जोड़ेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, तो उसके अकाउंट में 11,664 रुपये हो जाएंगे भाई। कितने हो जाएंगे, 11,664। और स्टार्टिंग में उसके बैंक में कितने रुपए जमा करवाए गए थे,
10,000 रुपये। तो देखो भाई हमारे पास ये कुछ टर्म्स आ गई हैं। अब हमें ये चेक करना है क्या ये एपी के अंदर है। तो एपी के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा भाई, सेकंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म को घटाना पड़ेगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, 800 रुपये आएगा। और जब यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाएंगे तो यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो आपका 864 रुपये होगा। मीन्स यहाँ का डिफरेंस 800 है और यहाँ का डिफरेंस 864 है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए आपका ये कंडीशन एपी के अंदर नहीं होगा। और एक बात ये याद रख लें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी के अंदर नहीं होगा, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो आपको एपी की पहली 4 टर्म्स बतानी है। देखो भाई पहली टर्म क्या होती है, ए होती है और ए की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है भाई। अगर मुझे इसकी सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेकंड टर्म क्या होती है हमारी, A1। पहली टर्म में हमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। ठीक है भाई, तुम्हारी पहली टर्म कितनी है, 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 10 है। तो हमारी सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी, 20। कितनी हो जाएगी भाई, 20 हो जाएगी। अब मुझे निकालना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए मुझे क्या करना होता है, जो इसकी पीछे वाली टर्म है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो इससे पीछे वाली टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म में मुझे क्या कर देना भाई, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो सेकंड टर्म कितनी थी भाई हमारे पास, 20 थी। और 20 के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 10। जब 20 में 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 30। तो मेरी तीसरी टर्म कितनी आ गई भाई, 30। उसके बाद मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमें उससे पहले वाली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। उससे पहले वाली टर्म कौन सी थी भाई, A3 थी, मीन्स तीसरी टर्म थी। और उस तीसरी टर्म के अंदर क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो देखो भाई हमारे पास तीसरी टर्म कितनी थी, 30। 30 के अंदर जब मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा, कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस, 10। तो कितना हो जाएगा भाई, 40। तो इस प्रकार से मेरी एपी क्या बनेगी भाई, ये मेरी एक एपी बन जाएगी। 10, 20, 30, 40, ये क्या बन गई, एक एपी बन गई। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 4 दे रखी है, सेकंड टर्म आपकी -3 है। तो हमें क्या बनाना है, एक एपी की 4 टर्म्स लिखनी है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी हो गई भी, फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई है A1 = 4। सेकंड टर्म मुझे निकालनी है। सेकंड टर्म क्या होगी भाई, सेकंड टर्म के लिए इससे पीछे वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। पीछे वाली टर्म कौन सी है, A1। तो मुझे A1 के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 4। कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। और इसको क्या करना है, ऐड। तो देखो भाई 4
अब देखो प्लस ब्रैकेट और उसके बाद माइनस। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तो हमेशा क्या आएगा भाई, माइनस आएगा। और कितना है 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। तो मेरी सेकेंड टर्म क्या आ गई है, 1 आ गई। देखो भी उसके बाद मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म के लिए मुझे क्या करना है, इससे पहले वाली जो टर्म है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। इससे पहले वाली टर्म कौन सी है, सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म में मुझे क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। ठीक है, तो देखो सेकेंड टर्म कितनी है मेरी, 1 है। और इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है भाई, कॉमन डिफरेंस इसके अंदर ऐड करना है। कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 3 है। -3 को मुझे ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा भाई, 1। फिर से वही है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो -3। अभी यहाँ पे देखो भाई 1 तो है प्लस का और 3 है माइनस का। जब आपके दोनों साइंस अलग अलग हों तो हमेशा क्या होती है, घटाव होती है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ठीक है भाई। उसके बाद हमें साइन किसका लगाना है, जो बड़े के साथ है, तो माइनस का साइन। तो मेरी तीसरी टर्म क्या आ गई भाई, -2। उसके बाद मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म क्या होगी भाई, फोर्थ टर्म के लिए मुझे इससे पीछे वाले टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। पीछे वाली टर्म क्या है भाई, A3 है। तो A3 की वैल्यू कितनी है, -2। और इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। तो देखो भाई ये कितनी हो जाएगी, अब देखो -2 और प्लस माइनस -3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -2 -3। जब सेम साइन होते हैं, चाहे दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो, तो हमेशा क्या होगा, जोड़ होगा। और जब जोड़ करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, -2 -3, जोड़ करोगे तो ये हो जाएगा 5। और साइन किसका आएगा, जो दोनों के साथ है, माइनस का। तो मेरे पास इस प्रकार से पहली टर्म क्या थी भाई, पहली टर्म थी मेरे पास 4, दूसरी टर्म मेरे पास क्या है 1, तीसरी टर्म मेरे पास क्या है -2, चौथी टर्म मेरे पास क्या है भाई, -5। तो ये क्या बन गई, एक AP बन गई 4, 1, -2 और -5। ये हो गई भाई इस AP की पहली 4 टर्म्स। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे दे रखे है अभी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पहली टर्म क्या है भाई, -1 है। और कॉमन डिफरेंस अब की बार कितना है, 1/2। तो मुझे इसकी पहली टर्म तो क्या हो गई भाई, A1 क्या हो गई है, -1। मुझे क्या निकालनी है, सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म के लिए मुझे क्या करना है, इससे पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो इससे पहले वाली टर्म क्या है, -1, और इसके अंदर क्या ऐड कर देना, कॉमन डिफरेंस। तो जब मैं LCM लूँगा तो कितना हो जाएगा, 2। और इसके नीचे भी क्या है, 1। 1 से 2 को डिवाइड करूँगा तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई -1 से करूँगा तो -2। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। 2 से 2 को डिवाइड करूँगा तो 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 1। यहाँ पे -2 + 1 है, तो -2 में से +1 जाएगा, कितना बचेगा, -1/2। तो मेरी सेकंड टर्म क्या आ गई भाई, -1/2। अब मुझे तीसरी टर्म निकालनी है। तीसरी टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा, A3
और A3 के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे पीछे वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ना है। इससे पीछे वाली टर्म कौन सी थी, A2 सेकेंड टर्म थी, और सेकेंड टर्म थी कितनी भाई, 1/2। अभी देखो भी ये 1/2 प्लस की थी या माइनस की थी, देखो यहाँ पे देखो ये थी माइनस की, तो हमारी सेकंड टर्म किस चीज़ की थी भाई, माइनस की 1/2, और इसके अंदर क्या ऐड करना है, 1/2 ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 एलसीएम लोगे, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -1, प्लस साइन है, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1। ठीक है भाई। अब देखो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0/2, तो ये क्या बन गया, पूरा ही 0। तो आपकी तीसरी टर्म क्या हो गई भी, 0। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, चौथी टर्म निकालनी है। चौथे टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा भाई, A3 प्लस में कॉमन डिफरेंस। तो मेरी तीसरी टर्म कितनी आई है भाई, 0, और इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूँगा, कॉमन डिफरेंस 1/2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1/2। तो इस प्रकार से मेरी AP बन गई है। और AP क्या बनी है भाई, देखो तो मेरी पहली टर्म कितनी थी, -1, कितनी थी भाई, -1। और दूसरी टर्म क्या थी भाई, -1/2। तीसरी टर्म क्या थी भाई, 0, और चौथी टर्म क्या थी भाई, 1/2। तो इस प्रकार से ये एक मेरी AP बन गई है। ठीक है, ये चारों टर्म आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसमें दे रखा है A की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू है 0.25। तो मुझे क्या करना है, पहली टर्म तो मेरी कितनी हो जाएगी भाई, पहली टर्म हो जाएगी मेरी A1 = -1.25, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, -0.25। तो मुझे क्या निकालना, सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या लिखूँ अभी, A2 = इससे पहले वाली टर्म के अंदर मुझे कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो A1 प्लस में D की वैल्यू कितनी है भाई, ये 0.25 माइनस का। तो देखो भाई A1 की वैल्यू कितनी है, -1.25, प्लस में क्या ऐड करना, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, माइनस का 0.25। अब जैसे ही मैं इनको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, -1.25 प्लस माइनस -0.25। मैंने क्या बताया था, जब दो टर्म्स के बीच में सेम साइन हो तो हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा, जोड़ होगा। जोड़ कर दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.0, और साइन किसका आएगा, जो दोनों के साथ है, माइनस का। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये मेरी सेकंड टर्म हो जाएगी। थर्ड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो भाई थर्ड टर्म कैसे आएगी, मुझे सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, जो दिया गया आपको। तो सेकंड टर्म कितनी आई है, माइनस का 1.50, प्लस में कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, माइनस का 0.25। देखो माइनस का 1.50 प्लस माइनस
0.25। तो कितना हो गया भाई, माइनस का 1.75। तो तीसरी टर्म मेरी कितनी आ गई है, 1.75। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, A3 के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ दूंगा। A3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.75, और इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा भाई, कॉमन डिफरेंस, जो कि कितना है 0.25, भी किसका, माइनस का 0.25। अब देखो भाई, माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस कितना 0.25, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 2.00 किसका, माइनस का। तो आपकी चौथी टर्म क्या आ गई है, -2। तीसरी टर्म क्या आ गई है, -1.75। दूसरी टर्म क्या थी भाई, माइनस का 1.50, और फर्स्ट टर्म क्या थी भाई, माइनस का 1.25। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या था। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, फॉर द फॉलोइंग ए पेज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है कि जो नीचे टर्म्स दी गई हैं इसके लिए हमें पहली टर्म बतानी है और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। देखो देखो भाई, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी इसके अंदर, फर्स्ट टर्म आपकी ए होगी, और ए कितनी दे रखी है, 3 दे रखी भाई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं भाई, डी से लिखते हैं। और ये क्या होगा भाई, हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना पड़ेगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है भाई, 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, -3 + 1 -2। लेकिन हमें क्या करना है अभी, अपनी संतुष्टि करनी है। संतुष्टि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और चेक करेंगे। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाएंगे। थर्ड टर्म कितनी है भाई, माइनस का 1, और माइनस क्या करेंगे सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म कितनी है 1, तो -1 और -1 कितना हो गया, -2। तो दोनों कंडीशन में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में पहली टर्म तो हो जाएगी 3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है -5, -1, 3 और 7। इसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म बतानी है। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, ए कितनी होगी भी इसके अंदर, ये हो जाएगा आपका -5। और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, डी = A2 माइनस A1। तो कितना हो जाएगा भाई, A2 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, -5। आगे देखो भाई, -1 माइनस माइनस +5। तो कितना हो गया भाई, -1 + 5। तो क्या आप जब भी अलग अलग साइन आए तो क्या करोगे, घटा दोगे। तो बड़े में से छोटा, 5 में से 1 गया 4, साइन किसका, जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ कौन है, प्लस का। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई, 4, और पहली टर्म क्या की, -5। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है? फर्स्ट टर्म क्या होगी भाई? इसके अंदर फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी a इज इक्वल टू 0.6, और अब हमें क्या निकलना? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? a2 में से a1 को माइनस, a2 की वैल्यू कितनी है भाई? a2 की वैल्यू है यहाँ पे 1.7, और इसमें से क्या घटाना है भाई? माइनस का 0.6। तो घटाओ, कितना हो जाएगा? 1.1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई? 1.1। और आपकी पहली टर्म क्या आ गई भाई? 0.6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ये कह रहा है कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास न्यूज़ पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।